हेलो, नमस्कार दोस्तों। सागर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रश्नों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है इनको। तो अभाज्य गुणनखंड में संख्याओं को कैसे व्यक्त किया जाता है, आज हम पहले प्रश्न में इसके बारे में सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना 140। पहला क्वेश्चन क्या है अपना 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 140 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से या फिर एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर स्वयं वह संख्या या फिर केवल एक के अतिरिक्त अन्य कोई फैक्टर अर्थात गुणनखंड ना बने। समझ पाए? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है 2। और जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 पर ख़त्म होता है वो क्या होता है 2 से संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो 2 सते 14 और ये 0 यहाँ पर ऐसे ही लिख लिया। फिर 2 से फिर 0 आया, फिर 2 से ये सिंप्लीफाई होगा। 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 35 दूना 70। अब देखो यहाँ पर 5 आया तो ये संख्या किससे कटेगी, जिनका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। तो 0 तो ऑलरेडी 2 से कट जाएगा। तो इकाई 5 के लिए मैं जाऊँगा किसके पास, 5 के पास। 5 सते 35 और 7 एकन्नम 7, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो यहाँ पर अपने को 2 बार 2 मिला है यानी 2 × 2, एक 5 है और एक 7 है। ये 7 लिखना था यहाँ पर, 5 × 7। तो ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सागर EDU को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दूसरे पॉइंट पे कहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड भी बिल्कुल सेम तरीके से किया जाएगा जैसे पहले किया था। तो चूँकि यूनिट डिजिट कितना है 6 है, इसलिए यहाँ पर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 15 है तो 15 को अगर 2 से भाग करूँगा तो 7 बार जाएगा और कैरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 6 कितना हो गया 16 और 2 8 16। फिर से इकाई का अंक कितना आया 8। और मैंने कहा कि जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो संख्याएं क्या होंगी 2 से डिविजिबल होंगी। क्या होंगी 2 से डिविजिबल होंगी, ठीक है। 2 से डिविजिबल होंगी। तो यूनिट डिजिट कितना है 8, इसको फिर से 2 से सिंप्लीफाई करिए। तो 2 तियाँ 6 और 6 एक साथ, तो 1 8 18 और 2 9 कितना हुआ 18, ठीक है। अब ध्यान देना कि जिन संख्याओं के अंकों का योग, अब यूनिट डिजिट तो अपना 2 4 6 8 के अतिरिक्त 9 आ गया, तब क्या करेंगे इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा दूसरे अभाज्य संख्या यानी 3 के पास जाऊंगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी देखो 39 में जो संख्याएं हैं वो 3 और 9 से मिलकर बनी हैं और 3 और 9 का योगफल कितना होगा 12। अगर 12 3 से डिविजिबल है तो संख्या 39 भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। तो 12 तो 3 से कम्प्लीटली 4 बार में क्या कर रहा है डिवाइड हो जा रहा है, तो ये 39 भी कट जाएगा। तो 3 की तरफ चलेंगे तो 3 का पहाड़ा हम जानते हैं 13 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। और 13 चूँकि खुद ही एक अभाज्य संख्या इसलिए 13 से ही कटेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभाज्य संख्याओं का केवल और केवल एक और स्वयं वह संख्या ही फैक्टर होती
है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ तीसरा पॉइंट कहता है, कह रहा है कि 38 25 के क्या करिए, फैक्टर करिए, यानी 38 25 का हमको गुणनखंड विधि से क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से मतलब यही एक विधि भी है फैक्टर निकालने का। ठीक है, तो 38 25 का के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनका फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अब देखो यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, लेकिन पहले 3 से चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से विभाज्यता के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योगफल जो है वो अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी। तो 8, 8 में 3 जोड़ूंगा, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो ये 3 से कटेगा क्योंकि 18 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 6 कितना 8, 2 8 और 2 2 22, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, फिर से इसको देख लेता हूँ, 7 5 12, 12 2 14 और 14 1 15, 15 भी 3 से कटेगी, तो ये संख्या 1275 भी क्या होगी, 3 से कटेगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर से देख लेता हूँ, 5 4 9, 9 2 11, क्या 11 3 से कटेगी, नहीं, तो फिर 11 भी क्या मतलब 425 भी क्या होगी, 3 से नहीं कटेगी। तो इस कंडीशन में 5 से इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो 5 8 40 और 40 2 42 और 2 5 25, तो 5 5 25 और 5 का पहाड़ा अगर 17 बार पढ़ेंगे तो 5 17 हमें 85 और 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17। तो जो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड है। कह रहा है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करूँगा, देखो अब 5005 ना, तो मतलब 2 से तो ये कटेगी नहीं और 3 से भी विभाज्यता का नियम यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि 5 5 10 और 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, और अब इस कंडीशन में मैं पहुंचूंगा किसके पास, 5 के पास। तो 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, और जब भी ऐसा नंबर बने मतलब 1 0 0 1 0 0 0 1, तो इस कंडीशन में मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि ये 11 से विभाज्यता का नियम को फॉलो करती है। कैसे समझ लेंगे, 1 0 0 1, 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि मतलब अल्टरनेट नंबर का जो एड हो, अल्टरनेट नंबर का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल या 11 आना चाहिए। तो देखो अगर ये 1 है, ठीक है, ये कितना है, 1 है, अगर 1 में मैं 0 ऐड करूँगा कितना आएगा 1, और 1 में 0 ऐड करूँगा 1, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 0। इस कंडीशन में ये संख्या हमेशा 11 से कटेगी। तो यहाँ हो गया 11, और 11 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो 11 9 99 और 99 100 और 11 1 कम 11। ठीक है, 11 1 अन्नम 11, और इस कंडीशन में देखो ये मतलब 13 से भी कट सकती है, 13 शते 91 और 7 1 अन्नम 7। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न को लिखने का मतलब पहले मतलब अगर यहाँ पर पहले 7 से डिवाइड कर लेता और फिर 11 से करता 13 से, तब भी वही बात थी, और जो किया है वो भी वही बात है। ठीक है, तो मतलब अगर लिखना चाहूँ कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई जो छोटी संख्या पहले उसको लिख लूँगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो 5005 का जो फैक्टर निकल के आया वो आया 5 × 7 × 11 × 13, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि 7429 यानी 7429 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको देखिए, ये ना तो 2 से विभाजित होगा, ना ही 3 से, ना ही 5 से, 7, 11, 13 ना, इन संख्याओं से ये विभाजित नहीं, डायरेक्टली ये किससे विभाजित होगा, 17 से। तो 17 का पहाड़ा अगर पढ़ें तो 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 4 बार ये गया, और 68 6 74 और 6 2 हुआ 62, तो यहाँ पर कितना बार जाएगा, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 और ये था 62, तो 11 बार, और 17 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119। इसके बाद अब 17 से हो गया, फिर से एक बार इसको चेक कर लेंगे। 17 चौका 68, 6 74, 6 2 62 और 17 त्रिक 51, 51 और 11 62 और 11 बचा था, तो 11 और 9 119, 17 सत्ते 119। ठीक है, यहाँ से अब लिख सकता हूँ मैं कितना, अब ये 17 के बाद किससे कटेगा, 19 से। 19 से अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 19 दूना 38, 38 कितना 43, तो 38 5 43 और 19 त्रिक 57। ठीक है, और ये हो जाएगा 23। खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ 23 का नाम 23, यानी 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो आया 17 गुणे 19 गुणे 23। ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 और 91 का। तो पहले क्वेश्चन को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि गुणनखंड विधि की सहायता से इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करूँगा। ठीक है, तो 26 और 91 की अगर बात करूँ तो सबसे पहला काम मैं 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा, और अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को क्या किया गया है, इसके पहले वाले प्रश्न में सिखाया गया है। तो 2 13 में 26 और 13 एकम 13, यानी 26 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 गुणे 13। और इसी तरीके से 91 का अगर अभाज्य गुणनखंड करूं तो 91 का गुणनखंड हो जाएगा वो 7 और 13, 13 एकम 13, 7 13 में 91 और 13 एकम 13, यानी 91 को लिखा जा सकता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, अब देखो जो एचसीएफ निकालने का फंडा है वो ये होता है कि जो नंबर दिए गए हैं, अगर मैं कह दूं कि n1 मतलब पहला नंबर अपना कितना है 26, और n2 की बात करूं दूसरा नंबर कितना है 91, n1 और n2 में जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, कहने का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 13 और यहाँ पर 13 दोनों में क्या है, कॉमन है, और वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी कह सकता हूँ कि एचसीएफ ऑफ 26, 91 इज इक्वल्स टू कितना 13, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन है। ठीक है, और जब एलसीएम को काउंट करता हूँ तो एलसीएम ऑफ 26, 91 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। पहला काम क्या करेंगे कि एचसीएफ को मैं डायरेक्टली लिख लूँगा, बाकी जितने भी नंबर बचे थे जो कॉमन नहीं हुए थे उनको भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 और 7 को भी क्या किया, लिख लिया। और इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ 13 दूनी 26 गुणे 7, और 26 गुणे 7 को आसानी से मैं गुणा कर सकता हूँ। 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना आ गया 182। ठीक है, यहाँ से हमको मतलब पता चल गया कि जो n1 है अपना, n1 का मान कितना पता चला, n1 अपने को दिया गया है 26, और n2 अपने को पता है कितना 91, और हमने काउंट कर लिया है कि एचसीएफ ऑफ n1 n2 यानी 26 91 को निकाला हूँ कितना, एचसीएफ आया 13,
और एलसीएम की बात करूं, एलसीएफ ऑफ N1, N2 कितना आया है 182 यानी 182। अब हमसे कहा है कि प्रूफ करिए। अब यहाँ पर मैं प्रूफ की बात करता हूँ, तो प्रूफ करना है हमको कि N1 मल्टीप्लाइड बाई N2 जो होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यह सिद्ध करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला काम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, LHS को अगर लूँगा तो यहाँ पर N1 इंटू N2 की बात करता हूँ। N1 कितना है अपना 26 और N2 कितना है 91, और 26 गुणे 91 को जब मैं करूँगा तो 26 गुणे 91 कर लेते हैं, 26 एकम 26 और 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 5 23, और इसको जोड़ लिया जाए तो 6 4 2 6 23। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 23 66, 23 66। ठीक है, अब इसी तरीके से LCM इंटू HCF का भी मान यानी RHS को काउंट कर लेता हूँ। तो RHS के लिए देखो, RHS है अपना LCM इंटू HCF, और LCM का मान कितना आया 13 और HCF कितना आया है 182, और 182 गुणे 13 जब करूँगा तो 3 दूनी 6 3 अठे 24 4 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5। ठीक है, और 182 एकम कितना हो जाएगा, तो इसको तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है 182 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2 23 66 कितना आया 23 66। तो 23 66 अपना क्या है LHS भी, और 23 66 अपना RHS भी आया है। यानी मैं कह सकता हूँ अतः दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF के। ठीक है, और ये बात क्या हो गई प्रूव्ड हुई, क्या हुई प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 510, 92 का LCM तथा HCF ज्ञात करिए तथा यह भी सिद्ध करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये दूसरे क्वेश्चन का ही दूसरा पॉइंट है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, केवल डिजिट को चेंज किया गया है। जहाँ 26 और 91 था वहाँ 510 और 92 दिया गया। तो इस कंडीशन में भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लूँगा, और अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को अभी इसके पहले सिखाया गया। ठीक है, तो 510 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इकाई का अंक 0, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15, और अब ये किससे कटेगा 5 17 में 85 और 17 एकम 17। इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ कि 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा ये कितना है 5 है। ठीक है, अब किसका निकाल लूँगा, संख्या 92 का अभाज्य गुणनखंड। 92 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो कितना होगा 2 चौके 8 और 2 छंग 12, 46 दूना 92, 23 दूना 46 और 23 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 23 एकन्नम 23। यानी 92 का जो फैक्टर निकल के आया वो 2 गुणे 2 गुणे 23 निकल के आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है LCM काउंट करना है और HCF। पहले HCF काउंट कर लेता हूँ। HCF ऑफ किसका 510, 92। ठीक है, 510, 92। HCF क्या अभी सिखाया था मैं, जो दोनों नंबर्स में क्या हो कॉमन हो। तो अगर मैं देखूं तो एक बार यहाँ पर 2 कॉमन है, एक बार यहाँ पर 2 कॉमन है। तो कॉमन वाली राशि को क्या करता हूँ मैं लिख लेता हूँ। फिर 3 यहाँ है और 3 इसमें कहीं नहीं है, फिर 5 यहाँ है, 5 इसमें कहीं नहीं है, फिर 17 23, मतलब 2 ही इसका क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कहने का मतलब HCF कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, HCF कितना आ गया 2 आ गया। अगर LCM की बात करूँ LCM, तो LCM क्या हो जाएगा LCM ऑफ 510,
92 की बात करूं तो एलसीएम में मैंने सिखाया था कि जब एलसीएम काउंट किया जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको तो लिख लेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है, जैसे इसमें 3, 5, 17 कॉमन नहीं है तो 3, 5 और 17 को लिख लिया, और उसके बाद यहाँ से 2 और 23 भी कॉमन नहीं था तो 2 और 23 को भी क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो गुणा करना है उसको सिंपल तरीके से करना है, बहुत लेंदी नहीं करना है। जैसे 5 दूनी कितना होगा 10, 5 दूनी कितना होगा 10, और 17 त्रिक कितना होगा 51, और 23 दूना कितना होगा 46। फिर से समझ लेंगे क्या क्या किया, 5 का गुणा 2 का गुणा 5 में किया, 5 दूनी 10, और 3 17 में 51, 17 त्रिक 51, और 23 दूना 46। अब 51 और 46 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैसे, 46 गुणे 51 तो 46 एकम 46, और 5 छंग 30, 0 हासिल 3, और 5 चौके 20, 3 23, और जब इसको ऐड करूँगा 6 4 23 46, कितना आ गया 23 46। मतलब इसका और इसका गुणनफल 23 46 है, और 10 से गुणा करना बिल्कुल आसान है। 23 46 आया था तो 10 में 1 0, तो ये 23,460 बन गया। अब हमको प्रूव करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी n1 इंटू n2 इज इक्वल्स टू उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या है, बराबर है। तो पिछले सवाल की ही तरह हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लूँगा। LHS है अपना n1 इंटू n2। n1 मतलब क्या है, पहला नंबर, और पहला नंबर अपना कितना है 510। पहला नंबर कितना है अपना 510, तो ये हो गया 510, और n2 कितना था 92, और 510 में जब 92 से गुणा करूँगा तो सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ 510 गुणे 92। तो 10 को मैं रहने देता हूँ, बाद में कर लूँगा क्योंकि 1 0 बढ़ाने की बात रहेगी। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 5 45, तो ये कितना हो गया 2 9 6 4, और 1 0 बढ़ा दिया, कितना हो गया 46,920, क्योंकि 10 वाला जो काटा था। ठीक है, तो ये हो गया 46,920, 46,920। ठीक है, तो मतलब इसका जो LHS आएगा वो कितना आएगा 46,920। अब इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, RHS को भी काउंट कर लेता हूँ। तो RHS अपना क्या है, LCM इंटू HCF, और LCM का मान कितना आया है, LCM आया है अपना 2 गुणे HCF 23,460, 23,460, और जब इसका गुणा करूँगा तो 23 दूना 46 ऐसे ही लगभग, और 46 दूना 92, तो ये गुणा करने पर कितना आ जाएगा 46,920। कितना आ गया 46,920। चूँकि LHS का मान क्या है RHS के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो n1 और n2 का गुणनफल होगा वही HCF और LCM का गुणनफल होगा, और ये इस तरीके से क्या होगी, सवाल लग जाएगी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट कहा है कि 12, 15 और 21, दूसरा कहा है 17, 23 और 29, 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले का और दूसरे का बता दूंगा, और तीसरा क्या करना है आप लोगों को घर से इसको लगाना है, और अगर प्रश्न का आंसर नहीं बनता है तो वो कमेंट के द्वारा आप बताइए, फिर इसका सल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, वैसे अगर खुद से करके सीखेंगे तभी चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। यहाँ पर उसके लिए मैं पहला और दूसरा प्रश्न सिखा रहा, और उसी बेस्ड पर क्या है तीसरा प्रश्न बनेगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 में भी तीसरे क्वेश्चन को केवल आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया गया है। प्रश्न को करिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों से प्रश्न अच्छी तरीके से बन जाएगा, और उसका आसानी से आप हल ज्ञात कर सकते हैं अगर वीडियो को अच्छी तरह वॉच करेंगे हैं तो। ठीक है, चलेंगे। पहला प्रश्न पूरे मन से सीखना है।
क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 ना। तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ गुणनखंड निकालने के लिए, सबसे पहले दिए गए नंबर्स का मैं अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि बोला गया है तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ काउंट कर लेता हूँ। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया गया है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, यानी 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3। और इसी तरीके से 15 का भी निकाल लूँगा। तो 15 का कितना हो जाएगा, 3 पछे 15 और 5 एकम 5, यानी 12 को मैं लिख सकता हूँ, 15 को लिख सकता हूँ कितना, 3 गुणे 5। और इसी तरीके से 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 सते 21 और 7 एकम 7, यानी 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 7। ठीक है। अब एलसीएम की अगर बात की जाए, किसकी एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ किसका, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। और हमसे क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है 12, 15 और 21। जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों की बात हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप लोग एचसीएफ में, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन ये इजी मेथड होता है। ठीक है, कैसे मैं सिखा रहा आप लोगों को। देखो 12 में जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 3 है, और 15 में जो कॉमन फैक्टर है 3 है, और 21 में कॉमन फैक्टर 3 है। इसके अलावा देखो 2, 2, 5, 7 कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैंने कहा कि जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी जो सब में क्या हो कॉमन नंबर हो, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया, 3। ठीक है। और एलसीएम काउंट करने के लिए सबसे पहला काम आप एचसीएफ लिख लीजिए, और उसके बाद जो नंबर बचे हुए हैं, जैसे पहले में कितना नंबर बचा हुआ है, 2 गुणे 2। ठीक है। और दूसरे में कितना नंबर बचा हुआ है, 5 गुणे 5। और तीसरे में कितना बचा हुआ था, गुणे 7। अब इसी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7 तियाँ 21, 7 का गुणा 3 में करूँगा तो 7 तियाँ 21, और 2 दूनी 4 पंचे 20, और 21 दूना कितना होता है, 42, यानी 420, 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 17, 23 और 29 का बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, ये बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 17, 23 और 29 जैसे नंबर को देख के ही लग रहा है क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 × 17 होगा। ठीक है, फैक्टर। ठीक है। और 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 × 23। और 29 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 × 29। क्यों, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के डिफिनीशन में बताया गया कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और स्वयं उस संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है। तो 17, 23 और 29, अगर एचसीएफ की बात की जाए कि एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इनका, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29, तो जो कॉमन फैक्टर है 1 है। ठीक है। और ऐसा ही मतलब सीख लें कि जो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। और एलसीएम कितना होता है, एलसीएम जो होता है उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। नंबर्स का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है। n1, n2 और n3 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक है। और उम्मीद है कि इसका आप क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। जितना गुणनखंड निकालेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी है 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 का फैक्टर निकाल लूँगा, 9 का निकाल लूँगा, 25 का निकाल लूँगा, और फिर जो सब में कॉमन मतलब इनके फैक्टर में जो कॉमन नंबर होगा वो इनका एचसीएफ, और जो एलसीएम निकालने के लिए क्या करूँगा, इनके एचसीएफ और जो कॉमन नंबर नहीं है उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकाल लूँगा। ठीक है। तो करने का प्रयास करिएगा। अगर प्रश्न बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो उसको मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको आपको
हल करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल्स टू 9। ये क्या है, गिवन है। तो हमसे पूछा है कि LCM ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड यानी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इस टाइप का प्रश्न जो है आपके यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से इसको सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हमको पता है कि मतलब पहला नंबर जो है वो कितना है 306 है, और दूसरा नंबर N2 कितना है 657 है, और यहाँ पर अपने को HCF भी पता है कितना, HCF ऑफ 306,657 पता है कितना 9, और हमसे LCM पूछा है। क्या पूछा है, LCM का मान पूछा है। अब चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल N1 इंटू N2 जो होता है वो LCM इंटू HCF के क्या होता है, बराबर है। हमसे पूछा क्या है, LCM की बात। तो अगर मुझे LCM निकालना हो तो LCM इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2, और HCF इधर गुणा कर रहा है, इधर साइड चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा। ठीक है, यानी अब मैं LCM निकाल सकता हूँ। LCM का मान कितना हो जाएगा, N1 अपने को पता है कितना 306, और N2 का मान पता है 657 बाई कितना HCF का मान कितना है 9 इज इक्वल्स टू LCM। ठीक है, अब 9 से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 9 सते 63, 2 65 और 9 3 27, और 73 गुणे 306 करूँगा तो कितना आएगा, LCM आ जाएगा। 73 गुणे 306 का गुणनफल कितना आ जाएगा, LCM, और जब गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 22,338। ठीक है, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, 22,338 मिलेगा, और यही इसका राइट आंसर होगा। यानी जो LCM होगा 306 और 657 का वो आएगा कितना, 22,338। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले इकाई का अंक 0 आने की प्रोबेबिलिटी को समझा जाए कि 0 कब कब आता है और कब नहीं आता है। तो किसी भी संख्या का, ये बात नोट कर लेनी जरूरी है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 केवल और केवल तभी संभव है जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की होल पावर n के रूप का हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि 6 की पावर n, जो क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो जो अपना गिवन नंबर है वो कितना है, यहाँ पर जो संख्या हमको पता है, संख्या है 6 की पावर n, और 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 इंटू 3 की पावर n। यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n का इकाई का अंक 0 पर
समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। यही क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा या फिर जांच कह लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों। तो सबसे पहला जो अपनी संख्या है उसको देख लेते हैं। तो संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। तो सबसे पहला हम भाज्य संख्या की संकल्पना को समझ लें कि भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके एक के अतिरिक्त अन्य फैक्टर हों। ठीक है, मतलब एक के अतिरिक्त अन्य कोई फैक्टर जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 कितना हो गया, एक तो सबका फैक्टर होता है 2 गुणे 2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। 2 से अधिक जिसका भी फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अच्छा, 2 की बात करें तो 2 का कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 2। 3 की बात करूं तो कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 की बात करूं तो कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, यानी 2 से अधिक जिस भी चीज़ का फैक्टर हुआ वो कितना हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से समझ लेता हूँ 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है। अब यहाँ पर अगर समझें तो दोनों में अपने को कॉमन क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है। और कॉमन कुछ भी दिखा नहीं कि कॉमन मतलब ही हो गया कि भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर डायरेक्टली समझा जाए कि जिन भी संख्याओं में कोई संख्या कॉमन की जाए, एक के अतिरिक्त तो कोई भी कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। और इसके अपोजिट वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे 13 यहाँ पर दोनों में कॉमन आ गई तो यहीं से डायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। कैसे समझेंगे, 13 अगर कॉमन कर लिया तो अपने पास बचेगा 7 गुणे 11 और 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा कितना 1, और 1 मैं लिखता नहीं, और 13 में से 1 कॉमन किया तो यहाँ पर कितना हो गया 1। ठीक है, और ये हो गया 13 इंटू 77, 11 7 जा 77 और प्लस कितना 1, और ये हो गया कितना 13 गुणे 77 में 1 जोड़ा जाएगा कितना 78, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई से 78 को भी फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, लिख सकता हूँ चूँकि संख्या पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा, लिख लीजिएगा आप लोग। चूँकि संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक फैक्टर हैं, अतः संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आपको अपने से खुद से करना है। यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर बन जाएगा, और 5 जब कॉमन फैक्टर बनेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे इसको हल कर देना है और ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, या 7 जो भी हो, नंबर को ज़्यादा विशेष नहीं लीजिएगा। हाँ, एक बात जो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट में बताया गया था 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 73, इसको बाई मिस्टेक 73 लिखा गया है, ये 78 होना चाहिए। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा कि एक वृत्ताकार मैदान है। क्वेश्चन को आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है, और मान लेते हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 2 कैरेक्टर यहाँ पर है, एक कौन है, एक है रवि और दूसरी है कौन, सोनिया।
रवि और सोनिया। जब सोनिया इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाती है तो उसे इस चक्कर को लगाने में कितना 18 मिनट का समय जाता है, और जबकि रवि इसी चक्कर को कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लेता है। ठीक है। प्रश्न में कहा गया है कि यदि दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो पुनः वे कितने समय पश्चात मिलेंगे, यही हमको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि चूँकि एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना लगता है सोनिया को 18 मिनट, तथा रवि द्वारा लिया समय कितना लगता है 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार यदि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो पुनः कितने समय पश्चात मिलेंगे। प्रश्नानुसार रवि तथा सोनिया पुनः उसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे बराबर LCM ऑफ 18, 12 जो उनके द्वारा लिया गया समय था। अब सबसे पहला काम मैं 18 का अभाज्य गुणनखंड LCM निकालना सिखाया गया है। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3। ठीक है। LCM में क्या करता हूँ, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन होता है उसको निकाल लेता हूँ, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि दोनों में क्या है 3 कॉमन है, तो 3 को लिख लिया। और दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 को भी लिख लिया। ठीक है। फिर बाकी बचे जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेता हूँ, मतलब 3 × 2। और यहाँ से लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 छंग 36 मिनट। कहने का मतलब कि रवि और सोनिया पुनः उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट पश्चात आपस में मिलेंगे, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।